Hello folks, this is Dr. Ritu and welcome back to previous year's papers discussion series. तो देखिए अपन AIPGT का जो लास्ट ईयर पेपर था 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ में अपन ने कुछ स्ट्रेटजीज भी जानी कि अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर को देखते हुए किस तरीके से डिप्रेशन से बचना है, किस तरीके से स्लॉटिंग का पैटर्न फॉलो करते हुए पेपर को डिस्कस करना है और जितना आपने अपनी मेहनत करी है, जितनी स्टडी आपने करी है, उसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स को आप गेन कर पाएँ। तो उसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। देखो 120 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी अगर अपन माने तो लगभग 2 घंटे तो अपने को क्लियरली इसी तरीके से डिस्कशन में निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए पार्टीशन मैंने इसका सेकंड कर दिया है। 60 क्वेश्चन अपन ने पहले डिस्कस करे, आगे के जो 60 क्वेश्चन है वो आज अपन इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि संहिता वाइज अप्रोच जो होती है या सब्जेक्ट वाइज जिस तरीके से भी आप अप्रोच रखते हैं, तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमको किन सब्जेक्ट्स को या किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। जैसे लास्ट जो डिस्कशन था उसमें मैंने आपको ग्राफिकल पैटर्न से बताया था कि क्या पार्ट जो है मेनली पेपर का किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट आपको अभी जो रिमेनिंग टाइम है उसके लिए सजेशन ये है कि आप उसी पार्ट को बार बार रिवाइज करें। जो पार्ट आपका मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, उस स्ट्रॉन्ग पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन अगर उठ के आ जाता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आपको इंक्रीज करना है। जो पार्ट आपका वीक है उसमें से गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पार्ट को तो बार बार रिवाइज करके उसको बढ़ाते जाना है और जो बाकी का वीक पार्ट है उसको अपने एड ऑन करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने ये देख लिया कि लगभग 60 to 65% पार्ट जो है वो बृहत्तरी से कंप्लीट हो जाता है। तो हम केवल बृहत्तरी पढ़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस ये होते हैं 60 to 65 में से भी कि कुछ क्वेश्चन हमारे फील्ड के नहीं थे या हमने जो पढ़ा उस तरीके से नहीं आए। तो हम वहाँ पे जाके अपना 50% ही एक स्कोर का मार्जिन लेके चलते हैं कि हमारी पसंद का पेपर नहीं आया, जिस फॉर्टे का पेपर हमें चाहिए था या कुछ क्वेश्चन हमारे जो रिवाइज करा उसमें से नहीं आया, तो बाकी 50 पे अपन सिलेक्शन थोड़ी अपनी मनचाही चीज़ों को थोड़ी कर पाएंगे। तो अदर चीज़ों को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, एंड टाइम पे स्ट्रांगली रिवीजन जिन चीज़ों का होना चाहिए वो एक कंसेप्ट के पैटर्न से, वो ग्राफिकल पैटर्न में आपको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या चीज़ों पे पेपर का फोकस ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ डिस्कस कराई थी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक नोट वापस से मैं दे रही हूँ कि ये ऐसा मत करना कि सारी स्टडी छोड़ के आप केवल ये लेक्चर सुनने बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब भी मीन टाइम में बोर हो रहे हैं, पेपर का डिस्कशन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा टाइम आपके पास बच जाता है या कुछ और वर्किंग आप कर रहे हैं, तो मीन टाइम के अंदर ये लेक्चर सुनने हैं ताकि आगे की अप्रोच और पीछे का पुराना पेपर भी आपको किस पैटर्न में आता है, थोड़ी सी आपकी टाइम भी वेस्ट ना हो और नई स्ट्रेटेजी भी आपको समझ आ जाए, या कोई कुछ पॉइंट्स जो आपके रह जाते हैं जिनको समझना जानना ज़रूरी है वो मेमोराइज हो जाए या वो आपके माइंड में एंगल्फ हो जाए। ठीक है, तो आइए 61 नंबर के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है वो है कि आर्तव की अति प्रवृत्ति, अंगमर्द और दौर्गंध्य ये किसके लक्षण है, और स्पेशली क्वेश्चन आया है सुश्रुत के अनुसार। तो ये कॉमनली अपन ये तो जानते ही है आर्तव वृद्धि का लक्षण है। जिसको नहीं भी आता हो, देखो यहाँ पे अति प्रवृत्ति लिख दिया, तो अति प्रवृत्ति मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, तो ये तो अपन नॉर्मल से ही समझ सकते हैं कि आर्तव वृद्धि के अंतर्गत ही होगा। तो ये क्वेश्चन तो सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट था कि ये देख के भी आप समझ सकते हैं कि आर्तव वृद्धि का लक्षण है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि असरक दर के अंतर्गत ये जा सकता है। ठीक है, रक्तज गुल्म में नहीं जाएगा, उसमें आर्तव है ही नहीं। रक्तज योनि व्यापक के अंतर्गत भी ये नहीं जाता है। तो आर्तव वृद्धि के अंतर्गत अंगमर्द और दौर्गंध्यता ये लक्षण अपने को साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलिए, इसके बाद आते हैं अगेन सुश्रुत का क्वेश्चन है, गर्भ में स्पंदन ना होना और अनुन्नत कुक्षी, मतलब जो साइज बढ़ना चाहिए उस तरीके से साइज नहीं बढ़ रहा है, और ना जो फीटल हार्ट साउंड होती है वो अपने को स्पंदन, अपन अभी तो फीटल हार्ट साउंड बोल सकते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का स्पंदन नहीं है। तो ये भी अपन ने डायरेक्टली सिंपलेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, गर्भ क्षय के लक्षणों की तरफ, गर्भ जो क्षय को प्राप्त हो रहा है। तो ये सुश्रुत सूत्र 15/16 में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा, अपन ने डिस्कस भी किया हुआ है। ये लक्षण होता है गर्भाशय का,
और ये क्वेश्चन है ना, मूढ़ गर्भ के गर्भपात से मृत गर्भ, अंतर्मृत गर्भ, इसके लक्षण कई बार, सद्योग्रहित गर्भा, ये लक्षण जो है कई बार पेपर में रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये तो हाई अलर्ट के क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को बहुत सिंपलेस्ट वे में पता चल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वेरी सिंपल क्वेश्चन मार्क करती हूँ। आगे चलिए। इसके बाद आता है वाग्भट के अनुसार योनि विकारग्नम तत्पीतम गर्भदम परम, योनि के विकारों का नाश करता है और ये गर्भकारी होता है। तो ये डायरेक्टली प्रशस्ति पूछी गई है कि वाग्भट ने ये योग किसके विषय में बताया है। तो ये भी अगेन पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, काश्मर्यादि ग्रंथ के लिए ये लिखा हुआ आता है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 34 का 29 नंबर की कोटेशन में डायरेक्ट रेफरेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो एक मॉडर्न का क्वेश्चन है। अगर आपने गाइड जो मैंने आपको पढ़ने के लिए सजेशन दिया था बहुत ही शुरुआत में कि आपको एटलीस्ट संहिता वाइज जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको संहिताओं के साथ साथ एक वेटेज गाइड को भी देना है, गाइड को भी साथ के साथ में मेमोराइज करते चलना है। तो जो मॉडर्न के क्वेश्चन है वो गाइड से लगभग कवर हो जाते हैं। मतलब जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 6 क्वेश्चन तो गाइड से डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नॉर्मली प्रीवियस पेपर्स में देखा गया है। तो ये गुडल साइन जो है वो गाइड में साफ सुथरा दिया हुआ है कि सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, उसको गुडल साइन कहते हैं और ये प्रेगनेंसी के अंतर्गत होता है। तो 6 सप्ताह में अनार्थव से पीड़ित महिला, अनार्थव मतलब व्यक्ति सॉरी फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो नहीं आ रही है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज नहीं आ रही है। तो योनि परीक्षण में निम्नलिखित में से किस चिन्ह की उपस्थिति का गर्भावस्था की पुष्टि होती है। तो गर्भावस्था की पुष्टि योनि परीक्षण से करनी है। तो सर्विक्स जिसमें सॉफ्ट हो जाती है वो साइन कहलाता है गुडल साइन। ये मॉन्टगोमरी साइन जो होता है ये ब्रेस्ट पे देखने को मिलता है। तो ये चीज अपने को सीधा ध्यान रखना है और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, इसको गुडल साइन बोलते हैं। इसका कई बार जो दूसरे पेपर्स है वहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि सर्विक्स बिकम सॉफ्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी दैट विल बी नोन एज, तो वो क्वेश्चन था गुडल साइन। ठीक है, तो यहाँ से हल्का से इसको रिमूव कर दिया, बाकी सिंपलेस्ट के अंतर्गत ये फॉल करता है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट ही है। आगे चलिए। इसके बाद आते हैं काश्यप संहिता से क्वेश्चन है, घृतपानम प्रथम पश्यते, ये बहुत बार एमपीपीएससी के अंदर भी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो स्तन कीलक, ये काश्यप संहिता जैसे आप स्टार्ट करोगे गाइड में देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्तन कीलक की चिकित्सा में घृतपान जो है वो प्रथम प्रशस्त बताया है काश्यप ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन जो है वो आयुष जीके से रिलेट करता है, या हमको जो आप ये जानते हो कि जो प्रोग्राम नेशनल चलते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया कि अभी जो पेपर का वर्जन है वो आप कितना अपडेटेड है। आज आयुर्वेद जो पहले जैसा था वैसा तो रहा नहीं, प्रोफेशंस आयुर्वेद के चेंज हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग फील्ड आयुर्वेद के अंतर्गत खुल चुके हैं, ये तो अपन जानते हैं। आयुष मिनिस्ट्री डेवलप हो चुकी है, तो उनका पूरा फोकस ये है कि आप मॉडर्न के साथ मिलकर अप टू द मार्क चलें। तो उसके लिए वो पेपर भी इस तरीके का बनाते हैं कि वो मॉडर्न से कहीं ना कहीं रिलेट करता हो, आपका अपडेटेड रहते हो। तो अपडेटेड रहना का मतलब क्या है कि आपको क्या चीज़ें आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रही है, कौन से नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से IPGTRA को है ना विश्व का अच्छा सा, मतलब अभी ट्रेडिशनल ट्रेड हुआ है यहाँ पे, जो WHO की समिट हुई है वो हुई है, तो वो सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। मानद विश्वविद्यालय का क्राइटेरिया जो है वो NIA जयपुर को दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। जो आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है तो उस आयुर्वेद दिवस का क्या क्या पर्टिकुलर स्लोगन होता है, ये सब आयुष जीके से रिलेट करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था लास्ट ईयर वो ये था कि मिशन इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हुए बच्चों की 7 जानलेवा बीमारियों में प्रतिरक्षा करने के लक्ष्य से किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये 7 जानलेवा बीमारी विषय और 7 रंग होते हैं, तो इससे याद रखना 7 और 7 कितना होता है 14। तो 2014 के अंतर्गत ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये भी डायरेक्ट है, जिसने नेशनल प्रोग्राम्स पढ़े हुए हैं उसको इजीली मेमोराइज रह जाएगा। नहीं तो जिसको नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए स्किप करने वाला क्वेश्चन था। इसके अंतर्गत कोई डिलीटिंग मेथड कुछ भी नहीं लगा सकते अपन, ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपन ऑप्शन जब नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो एक तो डिलीटिंग मेथड यूज करते हैं कि बाकी ऑप्शन अपन क्यों चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें से 2 में से एक ऑप्शन चूज करना होता है,
लेकिन अब मैंने आपको ये समझा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखो 120 क्वेश्चन में से जहाँ तक मेरी सलाह है, आप लगभग 3 से 4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग का जो बेसिस है या रिस्क है वो ले सकते हैं। 3 की नेगेटिव मार्किंग या 4 की नेगेटिव मार्किंग में लगभग आप 10 क्वेश्चन को इस डिलीटिंग मेथड से, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो 10 क्वेश्चन के ऊपर आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। केवल 10 के बारे में बता रही हूँ, मतलब 3 से 4 मार्क आपके ऊपर नीचे होते हैं तो ठीक है अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, लेकिन 10 से ज़्यादा अगर आप तुक्के मार के आते हैं तो उसकी मैं फेवरेबल बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, वृहतरई लघुतरई सब चीज़ें मैं इमेजिन करके चल रही हूँ, जैसे अपन ने क्रैश कोर्स फिनिश किया है उस हिसाब से आपने फिनिश कर ली है। लेकिन ये चीज़ माइंड में रखना कि हाँ ठीक है, डिलीटिंग मेथड पता चल गया है, रिस्क कैसे लिया जाता है, कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं, कौन से क्वेश्चन को रेफरेंस कैसे ढूंढते हैं, सब समझ में आ गया। लेकिन ये चीज़ मत करना कि हम हर क्वेश्चन के ऊपर तुक्का मार रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 10 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 3 से 4 नंबर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, ये नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप वहाँ पे सपोज टू बी 120 में से आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सपोज टू बी, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है जब आंसर की आती है या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पे अपन अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स ये लेके चल रहे थे कि 80 में से मेरे 75 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब आंसर की निकल के आती है तब हमें खुद समझ में आता है नहीं, हमने तो कुछ गलत चीज़ें एंगल्फ कर रखी थी, तो हमारे मार्क्स 5-10 वहाँ से ही कम हो जाता है, 65 रह जाते हैं, ठीक है। ऊपर से आप ये नेगेटिव मेथड वाला चल के जाओगे तो आप इससे ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप 65 से भी नीचे फॉल कर जाओगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, चीज़ें जो करनी है, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर आपको चांस नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान पूरा कीजिए। अव्याहत बल अंग यूर रोगो वर्धते सुखम शिशु धात्री अन्नाति लक्षणम। ये एक्चुअली में वहाँ पे शुद्ध क्षीर का जो लक्षण है वो काश्यप ने एक्सप्लेन किया है कि व्यक्ति का सॉरी शिशु का जो बल है वो अव्याहत रहता है। अव्याहत का मतलब संपूर्ण रहता है, किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं, तो ये और शिशु की जो वृद्धि होती है वो सुखकारी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आरोग्य का लक्षण नहीं है, ये एक्चुअली में काश्यप का क्वेश्चन आया और इन्होंने शुद्ध क्षीर का लक्षण है, क्योंकि ये अपनी बृहत्रयी में तो इस तरीके का लक्षण देखने को नहीं मिलता। ये सीधा शुद्ध क्षीर का लक्षण काश्यप ने बताया सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में, और काश्यप संहिता के अंतर्गत अपन इसको डायरेक्टली रीड ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर आगे चलिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं कौमार वृत्ति विषय में। हानव्य डैश है, तो हानव्य राज दंत एक्सेट्रा क्या होता है, दंत होते हैं, और ये अपन आपने कौमार काश्यप नहीं भी पढ़ी हो तो आप कौमार वृत्ति के अंतर्गत ये चीज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जो राजदंत जिसके नहीं होता है वो यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती है उसको पर्टिकुलर, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो हानव्य क्या है, दंत का एक प्रकार है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद देखिए काश्यप के मतानुसार, मतलब काश्यप का क्वेश्चन है 3 मास के बच्चे में कौन सा स्वेदन कर्म कराया जाता है। तो काश्यप जब अपन पढ़ते हैं ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मतलब हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में फॉल करता है। कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है बिफोर एग्जाम में भी। देखो काश्यप में सूत्रस्थान के 23वें अध्याय में लगभग 2 ही स्वेद आपको देखने को मिलते हैं, एक तो हस्त स्वेद और एक आता है पट स्वेद। तो हस्त स्वेद अप टू 4 मंथ उन्होंने इंडिकेट कर रखा है। अप टू 4 मंथ अगर बच्चा है तो आप हाथों से हल्का सा सेक कर सकते हैं उसको, उसके बाद कपड़े से उसको 6 वर्ष तक के बालक का स्वेदन किया जाता है। तो ये 3 मास के बच्चों को पूछा है तो हस्त स्वेद डायरेक्टली आंसर जाता है, ठीक है। आगे चलिए। नाउ नेक्स्ट वन इज काश्यप के मतानुसार आभ्यंतर स्नेह पान के लिए सर्व उपयोगी अनुपान क्या है। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि कभी भी अपन आभ्यंतर स्नेहपान कराते हैं तो उष्ण जल सबसे बेहतरीन अनुपान होता है, शीतल जल बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तेल का अनुपान जो है मूंग इत्यादि यूज होता है, लाजमंड भी स्पेशली कुछ अनुपान के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें अगर आपने काश्यप नहीं भी पढ़ी हो तो भी डायरेक्टली आंसर इसका उष्ण जल ही जाता है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लग रहा है कि उष्ण जल है और कैलकुलेटेड है, तो ये आप वो जो 10 क्वेश्चन का मैंने आपको कहा कि इस तरीके से चूज करने होते हैं, इन पे आप रिस्क ले सकते हैं। आपने काश्यप में अगर ये चीज नहीं भी पढ़ी है तो भी अपन जानते हैं कि आभ्यंतर जब भी स्नेहपान कराते हैं तो उसका अनुपान क्या होता है, सर्वोपयोगी उष्ण जल होता है, तो उससे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। इसके बाद देखते हैं अगेन काश्यप का क्वेश्चन है कि कौन सा धूप कफज रोगों में ग्रीष्म काल में उपयोगी है।
तो वारुण धूप ये डायरेक्टली पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन है कि कफज रोग में या वारुण जो है वो कफज रोग के अंतर्गत ग्रीष्म काल में उपयोगी धूप बताई गई है। नाउ नेक्स्ट वन इज किस तत्व के अभाव से गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। अगेन गाइड का क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। देखो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसको आयरन और कैल्शियम ये सप्लीमेंट दिया जाता है, ये सब जानते हैं। और आयरन का सप्लीमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि एक तो उनकी ब्लड की रिक्वायरमेंट हीमोग्लोबिन की इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा पीछे सबसे बड़ा रीजन ये मान के चलो ये होता है कि न्यूरल ट्यूब का जो डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी के स्टेज में बच्चे के अंतर्गत हो रहा होता है। अगर उसको एक्स्ट्रा आयरन प्रोवाइड नहीं हो तो न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आने की मैक्सिमम संभावना रहती है। इसलिए फोलेट का अभाव होना या फोलेट डेफिशिएंसी होना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रिलेट करता है। ये ऑलरेडी वैसे बहुत नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मॉडर्न का कोई क्वेश्चन आ गया जो काफ़ी एम्फेसिस डालने वाला था। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो किससे होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से, फोलेट के अभाव से, ठीक है। तो आयरन फॉलिक एसिड दिया जाता है। फिर आते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि हाथ पैर में दर्दनाक सूजन चिड़चिड़ापन की शिकायत के साथ एक बच्चा क्लिनिक में लाया गया है। मुंह की जांच करने पर मसूड़ों की अतिवृद्धि हो रही है, मसूड़ों से रक्तस्राव हो रहा है। तो इसमें प्राथमिक डायग्नोसिस आपका क्या होगा। तो अपन ये तो जानते ही हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग में मसूड़ों से रिलेटेड, गम से रिलेटेड डिसीज है, उसमें गम में ब्लीडिंग वगैरह होना, ये सब विटामिन सी से रिलेट करता है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अब इन्होंने देखो स्कर्वी ना देकर या गम ब्लीडिंग ना देकर इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया ताकि आप भी घूम जाए, आपको ये लगे अरे यार इसमें क्या डायग्नोसिस होगा, ये तो नहीं हो गया B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं हो गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जो स्कर्वी गम ब्लीडिंग वगैरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, बस इसको थोड़ा सा इन्होंने इलेबोरेट कर दिया है, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो रीजन और असर्शन दिया हुआ है। तो अभिकथन असर्शन ये दे रहे हैं कि च्यवनप्राश में घी और मधु सम मात्रा में होते हैं पर फिर भी वो विरुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका तर्क दे दिया, क्योंकि घी और मधु के साथ अन्य द्रव के संयोग के कारण ये विरुद्ध नहीं होते हैं। हमने चरक चिकित्सा फर्स्ट में जब रसायन चैप्टर पढ़ा है तो रसायन चैप्टर के अंतर्गत ये डिस्कस किया था कि च्यवनप्राश का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे घी और मधु दोनों सम मात्रा के अंतर्गत होते हैं, और वैरोधिक आहार भी अपन पढ़ चुके हैं, ये भी अपन जानते हैं घी मधु अंतरिक्ष जल इनको समान मात्रा में कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और एक सिमिलर ये ऐसी कैसी चीज़ अपन किस में पढ़ चुके हैं कि जब वमन एक्सेट्रा है तो वहाँ पे मधु का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, मधु तो गर्म कभी करते ही नहीं, तो उसका आंसर ये जाता है कि उसमें मधु बिना पचे हुए बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके का यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि घी और मधु जब अकेले अपन समान मात्रा में लेते हैं तब वो विरुद्ध होते हैं, अगर उसके साथ में दूसरे कंटेंट मिला दिए तो उससे कोई फर्क ही नहीं, उसमें वैरोधिक आहार वो बनेगा ही नहीं। अगर अकेला होता तो वैरोधिक आहार बनता। तो इसलिए असर्शन और रीजन दोनों एक तो करेक्ट स्टेटमेंट है और एक दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ये आंसर अपना करेक्ट जाता है, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद आते हैं 75, इसमें मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है जिसमें कि नारायण चूर्ण का अनुपान पूछा गया है। तो मैं कई बार इसको बता चुकी हूँ, पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नारायण चूर्ण का, ठीक है। तो इसका अनुपान अपने से यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपके सामने फॉल कर दिया है। जैसे तऊ से मैंने ट्रिक से बता रखा है कि तक्र उदर रोगों में दी जाती है, ठीक है। विट का जब संग हो जाता है तो मांड पिलाते हैं, उससे मल निकल जाता है, ठीक है। अर्श में दाड़िम का जल पिलाया जाता है, और अजीर्ण में वैसे भी अपन गर्म पानी पिलाते हैं, तो नारायण चूर्ण में भी गर्म पानी अनुपान है। ये अपन ऑलरेडी बाय ट्रिक चरक चिकित्सा 13 के अंतर्गत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बस मैच द फॉलोइंग है। अगेन मैंने बताया कि मैच द फॉलोइंग में ऐसा ऑप्शन देख लो, देखो ए ऑप्शन से ही अपन आंसर कर सकते हैं। इसमें ए क्या दिए रखा है, जैसे इसमें दे रखा है कि उदर रोगों के अंतर्गत, तो वो तक्र से ही अपना आंसर सॉल्व हो जाता था, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जब टाइम अपने पास इसी तरीके से अपन स्पेडिफाई कर सकते हैं। देखो सजेशन ये है कि जितना आप रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ उतनी ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं, चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसे मत सोच के जाना कि जब पेपर आएगा तभी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, नहीं।
कितना भी आप रिवाइज कर लो, कितनी ही अच्छी आपकी तैयारी हो, जब तक आपको पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप अपने स्कोर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस 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 वेरी नेसेसरी। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही सपोज टू बी आपने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, उसका स्कोर देखिए, आप फॉल करते हो 70 के स्कोर पे, 30 क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस पे ध्यान देना कि ये क्वेश्चंस गलत क्यों हुए हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपना यहाँ पे डायग्नोसिस कर लेना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी गलती कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए 76 नंबर की जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण प्रशस्त शुक्र का नहीं है। तो ये अपन ऑलरेडी कोटेशन डायरेक्टली रन करते हैं। अब जैसे देखो वहाँ पे क्या मिस्टेक होती है, नहीं है ये नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं अपन, कौन सा शुक्र का लक्षण है ये देख के पहला टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगेन थोड़ा सा सांस लेना, अच्छे से डीप ब्रीथ करना है पहले क्वेश्चन को इस तरीके से कि आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा गुण प्रशस्त शुक्र का नहीं है। फिर नहीं है प्रशस्त शुक्र का गुण आचार्य चरक के अनुसार, तब नहीं अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये कोटेशन आई थिंक लर्न होगी, बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिचलम। तो जो विशद गुण है वो इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो ये चरक चिकित्सा सेकंड के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, इसमें आते हैं आगे चल के चरक के अनुसार सप्तको द्रव्य संग्रह। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। सप्तको धातु और सप्तको द्रव्य दोनों एक साइमल्टेनियसली अपन डिस्कस कर चुके हैं। सप्तको द्रव्य कुष्ठ के अंतर्गत होते हैं, सप्तको धातु विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये कुष्ठ के अंतर्गत वर्णित किया है। फिर आते हैं चरक के अनुसार तेल पंचक का किस व्याधि में प्रयोग है। अगेन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। गुल्म के अंतर्गत तेल पंचक, चरक चिकित्सा 5 से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं चरक के मतानुसार जब वातज गुल्म में स्नेहपान, निरु और उन्वासन का प्रयोग बार बार किया जा रहा है तो निम्नलिखित का अनुरक्षण करना चाहिए। तो ये तो अपन ने डायरेक्टली भी पढ़ रखा है कि पुनः पुनः स्नेहपानम निरु अनुवासनम कफ पित्त अनुरक्षिता। और नहीं भी पढ़ा हो तो एक सिंपल सा लॉजिक लगाना, देखो बार बार अपन स्नेहपान करा रहे हैं, निरुवस्ती अनुवासन वस्ती दे रहे हैं, मतलब स्नेह का साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा अपन यूज़ कर रहे हैं। तो अपन वात को तो शमन कर देंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस केस में अपन कफ को बढ़ा दें, ठीक है। साथ ही साथ में पित्त को भी अपन अनुरक्षित करना अपने को साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अग्निमांद्य भी क्रिएट कर सकता है। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएंगे। अगर नहीं आपको सैद्धांतिक पक्ष को समझना आता है तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपन डायरेक्टली तो ये चिकित्सा सिद्धांत जानते ही हैं कि बार बार स्नेहपानम, अनुवासन और निरुवस्ती जो पेशेंट को है वो दी जाती है, और उसमें अपने को वात तो शांत हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कफ और पित्त जो है वो बढ़ ना जाए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, इसके बाद चरक संहिता से दोबारा क्वेश्चन, ब्राह्मी चिकित्सा अध्याय में फल त्रिकादि के अनुपान के संदर्भ में क्या है। तो फल त्रिकादि को मधु संप्रयुक्तम अनुपान के रूप में बताया गया है। चरक चिकित्सा 6 में डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, देखने को आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार मैच द फॉलोइंग बता रखा है। तो क्रमी के प्रकारों के ऊपर आते हैं, ठीक है, और किस निदान से वो उत्पन्न होता है वो बता रखे हैं। तो जैसे पुरीषज क्रमी पांडु क्रिएट करता है, प से प याद करना मैंने आपको बताया था। गंडुबद्ध क्रमी आटोप, कफज शिरोरोग और रक्तज क्रमी के तो निदान भी कुष्ठ के समान होते हैं, तो रक्तज क्रमी जो है वो कुष्ठ से रिलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसी से भी आंसर अपन सॉल्व कर सकते थे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो, क्योंकि रक्तज क्रमी को किससे रिलेट करते हैं, हमेशा कुष्ठ से, उसके निदान भी कुष्ठ से रिलेटेड ही होते हैं। तो उसी से आप आंसर सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ये 3 नहीं भी आते हो। और ये अपन सुश्रुत, अगेन सुश्रुत नहीं भी पढ़ी और चरक से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था केवल इस रक्तज के बेसिस पे। तो सिंपलेस्ट तरीका भी कई बार हो जाता है किसी चीज़ को। अब क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लगता है कि मैच द फॉलोइंग दे दिया तो हर को मैच करने में, 4 चीज़ों को मैच करने में 4 क्वेश्चन की तरह हो गया, टाइम तो कंज्यूम करता है। बट अपने को सिंपलेस्ट अप्रोच देखनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है, उससे आप स्पीड ही कर पाएंगे अपने पेपर सॉल्विंग को। आगे चलिए, इसके बाद आते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा अपस्मार के पूर्व रूप है। तो अपस्मार के डायरेक्टली पूर्व रूप जो है वो सुश्रुत के उत्तर तंत्र 61 चैप्टर में अपने को देखने को मिलते हैं। ऋतकम स्वेद निद्रा नाशो,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटन हुआ है उत्तर तंत्र से। फिर आते हैं अपन अष्टांग हृदय के अनुसार हर्ष पिपलिकानाम संचारा। तो देखो अपन ये जो हर्ष पिपलिकानाम संचारा का मतलब होता है ऐसी वेदना जिसमें ऐसे लगे शरीर में कि चींटियां काट रही हों। तो ये किस आवरण से संबंधित है? तो ये मांस आवृतवात का लक्षण है। ये अपन वैसे भी पढ़ते हैं, डायरेक्टली भी पढ़ते हैं चरक वगैरह में भी, वातक विसर्ग के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, वातज योनि व्यापद में भी पिपलिका संचारवत पीड़ा अपन देखते हैं। तो वहाँ पे भी ये सिमिलर ही मतलब अपने को वेदना देखने को मिलती है। इसलिए अपन ने तीनों चीज़ों को मैंने पहले भी जब चिकित्सा स्थान बताया तब भी बताया, आवरण पढ़ा है तब भी बताया है। तो ये मांस आवृतवात का लक्षण है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आते हैं अगेन मैच द फॉलोइंग। अब देखो इसमें पूछा गया कुष्ठ के प्रकार और उसके दोष। तो कम ऋतिक एस पीओ कोक, ये मैंने किसके बारे में बताई थी? आपको चरक की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो कम से कपाल, उदुम्बर, मंडल इस तरीके से था, वात पित्त कफ, फिर ऋष्य जीव, वात पित्त तज, फिर सिद्म, वात कफज, फिर पुंडरिक और फिर काकणक। तो इसको अब मैच द फॉलोइंग में जब अपन जाते हैं तो ये आंसर अपना सही आता है। तो ये अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गणित नहीं थी। फिर ऐसा ऑप्शन चूज करो जिससे अपन आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपन देखो बी के बेसिस पे आंसर कर सकते थे। बी अपना ऑप्शन क्या है? विचर्चिका, उसके बेसिस पे कर सकते थे। ठीक है, तो वो अपने को समझना है। आगे चलिए। इसके बाद आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार विलंबिका किन दोषों का अनुबंध होता है? तो सुश्रुत में अपन पढ़ते हैं आम दोष अपन ने देखे हैं, अल्सक, विसूचिका, विलंबिका, ये पढ़ते हैं। लेकिन उसमें विलंबिका के अंतर्गत मैंने आपको ये साथ ही साथ में बताया था कि अष्टांग हृदय ने विलंबिका के अंतर्गत कफ वातज जोश जो है वो प्रिडोमिनेंट बताया है। तो ये भी डायरेक्टली बताया गया है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 8 में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं राजक्षमा में चरक द्वारा वर्णित तालिशादी चूर्ण का प्रयोग देश में भी किया जाना चाहिए। अब देखो तालिशादी चूर्ण वैसे ही बहुत फेमस है, इसके कंटेंट आपको तालीश पत्रम मरीचम नागरम पिपली शुभा एक्सेट्रा मैंने कोटेशन याद करा रखी है। साथ ही साथ में अंतिम अवस्था में प्रशस्ति भी बताई थी कि मूड वातानुलोमन होता है, ये स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसका प्रयोग और किस में करा जा सकता है? तो हृत पाणी ग्रहणी दोष प्लीहा ज्वरापहम वम्य अतिसारा शूलग्नम मूड वातानुलोमनम। तो ग्रहणी दोष यहाँ पे कोटेशन में से आ जाता है। तो ये तालिशादी चूर्ण का तो सब कुछ ही अपने को याद रखना है। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 8 से। इसके बाद आते हैं चरक संहिता के अनुसार पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। मतलब जो भोजन अपन करते हैं उसका पाक बहुत देरी से होता है और शरीर में भारीपन बरकरार रहता है। तो ये ग्रहणी के अंतर्गत अपने को देखने को मिलता है और स्पेशली ग्रहणी का पूर्व रूप की अवस्था में होता है ये। तो ये भी अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली संहिता से क्लियर कट, इसमें कुछ भी उलझाया नहीं है, क्लियर कट पूछा गया है। चरक चिकित्सा 15 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन, ये देखो माधव निदान के अनुसार एक क्वेश्चन आया है, शीत पित्त और उदर्द के बारे में है। इन्होंने ये लिखा है कि मंडल शिशिर वात अधिकम कफजो व्याधि माधव निदान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या उदर्द से संबंधित है? तो देखो उदर्द जो होता है वो कफ के आधिक्य से होता है, शीत पित्त जो होता है वो वात के आधिक्य से होता है। उदर्द के अंतर्गत जो सर्कुलर इस तरीके से मंडल बन जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो मंडल बनते हैं, क्लियर कट है। ठीक है, सेकेंड थिंग कफज के आधिक्य से होता है, ये भी क्लियर है। वात आधिक्य से होता है, ये गलत है, वो शीत पित्त होता है। और शिशिर है, स्पेशली ऐसा माना जाता है कि शिशिर ऋतु में इसका आगमन होता है। तो केवल सी गलत है, बाकी सारे सही है। तो माधव निदान के अनुसार ये आपने नहीं भी पढ़ा हो तो ये अपन डिस्कशन ऑलरेडी जब कुष्ठ वगैरह पढ़ते हैं तभी मैंने आपको बताया है कि शीत पित्त और उदर्द जो है उसको अपन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको चरक के अनुसार जब अपन ने नानात्मज व्याधियाँ देखी थी, सामान्य व्याधियाँ देखी थी, तो वात पित्त कफ के अलग से डिसऑर्डर पड़े, तो उसके अंतर्गत भी मैंने आपको ये डिस्कस कराया था। तो ये भी अगेन सेम जो डिस्कस्ड क्वेश्चन है वही रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोग उदावर्त के कारण होने वाला रोग नहीं है? तो ये क्या है, जो त्रिमर्मी चिकित्सा उसमें देखने को मिल जाता है। तो हिक्का उसके अंतर्गत नहीं, अर्दित है, ज्वर है, मनोविकार उसके अंतर्गत फॉल करते हैं। फिर देखिए ग्रेव्स डिसीज से संबंधित बता रखा है, इसमें ये पूछ रखा है कि इसमें वॉन ग्रीफ साइन, जॉफ्रॉय साइन, कर्निंग साइन, मोबियस साइन, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए कि इसमें कौन कौन से साइन मिलते हैं, मतलब कौन से इसके साइन संबंधित हैं।
तो इसमें बाकी सारे साइन मिलते हैं, बस कर्निंग साइन जो होता है ना वो मेनिंजाइटिस के अंतर्गत मिलता है। तो ए, बी और डी सही है। अब बस इसमें से फॉल्स निकालना आना चाहिए, जैसे कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में मिलता है और ये इम्पोर्टेंट साइन है, ये गाइड के अंतर्गत भी इसमें कुछ साइन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ से फॉल किया है। ठीक है, तो मॉडर्न का क्वेश्चन है, अगर नहीं डायरेक्टली आता है तो इसमें अपन इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आते हैं चारकॉट जॉइंट्स के संबंध में सत्य कथन क्या है। ये एक पुराना प्रगतिशील अपक्षयी ऑर्थोपैथी मतलब क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एथ्रोपैथी है। ठीक है, यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें मौखिक और जननांग का अल्सर, पुनरावृत्ति दर्दनाक पॉलीआर्थराइटिस होता है। नहीं, पॉलीआर्थराइटिस इसमें नहीं होता। इनमें संवेदनालय सेंसरी लॉस हो सकता है। ठीक है, ये भी गलत है, सेंसरी लॉस इसमें नहीं होता है। सॉरी, इसमें सेंसरी लॉस का अरेंजमेंट रहता है, सेंसरी लॉस तो रहेगा इसके अंतर्गत, लेकिन कॉस्ट्रोकॉर्डल आर्टिकुलेशन ये इसका विकार नहीं है। तो जो चारकॉट जॉइंट्स है वो किससे रिलेट करता है, एक तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव एर्थ्रोपैथी है और इसमें सेंसरी लॉस हो जाता है पर्टिकुलर जॉइंट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो इसलिए उसको चारकॉट जॉइंट बोला जाता है। तो ए और सी इसमें करेक्ट है, बाकी दो गलत है। क्लियर। इसके बाद आते हैं सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा उन्माद का प्रकार है। तो ये अपन जानते हैं मानस और दुखद जो उन्माद जो है स्पेशली सुश्रुत ने इंडिकेट किया है, तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ये सुश्रुत उत्तर तंत्र 62 में बताया गया है। इसीलिए मैंने जो पूरी सुश्रुत संहिता जब आपको पढ़ाई थी तो उसको स्पेशली चिकित्सा स्थान से भी पहले मैंने आपको उत्तर तंत्र पढ़ाया, क्योंकि उत्तर तंत्र चिकित्सा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुश्रुत की। ठीक है, तो उत्तर तंत्र से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ डायरेक्टली, कुछ चालाक्य से रिलेटेड, कुछ योनि व्यापक से रिलेटेड, तो कुछ बाल ग्रह से रिलेटेड समटाइम्स क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो ये कुछ अपने को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आते हैं सुश्रुत के मतानुसार निम्नलिखित किस शलाका यंत्र का प्रयोग अग्नि कर्म के लिए किया जाता है। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे दारवी आकृति की मतलब चम्मच की जैसी शलाका होती है तो उससे क्षार कर्म करते हैं, कोल अस्थि की जैसी शलाका होती है तो नासिका से अर्बुद के अंतर्गत लेते हैं, सर पंखा चला दो चालन के लिए लेते हैं, और अंकुश वदन इसमें अग्निकर्म के लिए ली जाती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन था। इसके बाद सुश्रुत के अनुसार कर्बूरा जलोका का लक्षण पूछा गया है। तो काले रंग की अंजन चूर्ण, अंजन काला होता है, कृष्णा का लक्षण है। गोवृषणवत को चंदना का लक्षण है। कृष्णमुखी के र से अलगर्दा का र मिलाना बताया था। तो छिन्न उन्नत कुक्षी ये कर्बूरा जलोका का लक्षण है। सुश्रुत सूत्र 13 के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मर्म शत का है। देखो कुब्जाता ये जो है ना ये स्नायु से रिलेट करते हैं, परवेद ये अलग अलग लक्षण है, इसमें संलयन आता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सुश्रुत सूत्र 25 से। इसके बाद सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सी व्याधि कुलत्य के समान कृष्ण स्फोट को उत्पन्न करती है। तो जो अपन शतज विसर्प देखते हैं जो कि शत के कारण उत्पन्न होता है, अलग से एक्सप्लेन करा गया है, तो उसमें सुश्रुत ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि इसमें स्फोट का जो वर्ण है वो कुल्थी की दाल जो होती है उस तरीके के समान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, शतज विसर्प का लक्षण सुश्रुत निदान 10 में अपन ने ये डिस्कस किया था। फिर देखिए सुश्रुत के अनुसार कौन सा लक्षण पनसिका का, कई बार पढ़ चुके हैं, चालुकुवत पनसिका, चालुकुवत पनसिका। ठीक है, सुश्रुत निदान 13 से आया है ये। फिर सुश्रुत के अनुसार व्रण रोपण के लिए सवर्णीकरण हेतु निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो सवर्णीकरण के द्रव्य अपन ने अलग से डिस्कस करा है, उसमें देखा था रोहिणी फल को छगली शीर के साथ मतलब बकरी के दुग्ध के साथ सवर्णीकरण मतलब त्वचा का डिस्कलरेशन जो चेंज हो गया है उसको सिमिलर कलर में लाने के लिए किया जाता है। रोहिणी किसको कहते हैं, हरितकी को। तो ये मैंने तब भी बताया था आपको, वापस अगेन ध्यान रखना कि टू द पॉइंट क्वेश्चन है इसमें। अब देख लो कितने क्वेश्चन मैंने आपको टू द पॉइंट बता रखे हैं, इवन रिवीजन लेक्चर सीरीज में भी अपन ने ये चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। तो ये सुश्रुत चिकित्सा 1 से बना हुआ क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए सुश्रुत के मतानुसार एवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना निम्न में से किस व्याधि का लक्षण है। तो तब भी बताया था आपने को वर्तमत व्याधियों के अंतर्गत ए ई आई वोवल से वोवल को जोड़ना है, ए से अ को जोड़ना है, अर्शोवर्त्म का लक्षण है एवारू बीज प्रतिमा होना। ठीक है, उत्तर तंत्र से क्वेश्चन आया है ये। इसके बाद आते हैं मेनियर्स रोग का लक्षण, अगेन गाइड से रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। वर्टाइगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाना, टेनाइटिस होना, ऑरल फुलनेस होना। ये मेनियर्स डिसीज जो है ये कान से रिलेट करती है लगभग। ठीक है,
फिर आइए, वाग्भट के अनुसार शार बुद्बुद कोपमम प्रतुमूल, ये उपनाह का लक्षण है जो कि अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र से लिया गया है। हालांकि देखो उत्तर तंत्र अष्टांग हृदय के वैसे कम अराइज होते हैं, लेकिन चांसेस है उत्तर तंत्र से क्वेश्चन अराइज होने के, क्योंकि शाला के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रथुमूल वाला बुद्बुद के समान उपनाह को बोला है उत्तर तंत्र में वाग्भट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सुश्रुत के मतानुसार निम्न में से किस अधिमंत्र में शिरोदाह लक्षण पद मिलता है। तो अपन ने वातज पित्तज कफज इस तरीके से अधिमंत्र डिस्कस करे थे। वात में क्या था, आधे सिर में पीड़ा होना। शिरोदाह जो था वो पैत्तिक के अंतर्गत था, और कफज में शिरोदुख वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें शिरोसो अर्धम पार्ट में पीड़ा होना वात में, शिरोदुख कफ में जाता है, तो शिरोदाह जाता है पित्त के अंतर्गत। तो ये आंसर चला गया है। ठीक है, फिर देखिए आते हैं, सुमेलित करने मैच द फॉलोइंग आया है। अगेन किसके अनुसार पूछा गया है, सुश्रुत के अनुसार, और ये वर्तम से रिलेटेड डिसीज, आई से रिलेटेड डिसीज, अगेन सुश्रुत उत्तर तंत्र का क्वेश्चन है। जैसे अक्लिन्न वर्तम, मतलब इसमें क्लिन्नता नहीं रहती है, तो वर्तमानी अपरिपक्वानी लक्षण दिखने को मिलता है। शावर्त में दाह कंडू, लेकिन क्लेद नहीं होता, केवल शावता रहती है। क्लिन्नता के अंतर्गत क्लिन्नता रहेगी, क्लेद रहेगा, तो उसमें कंडू निस्तोध बहुत ज्यादा रहेगा। वर्तम अर्श कैसे होते हैं, सूखे से अर्श के समान, जिसमें दाह कंडू और रुजा स्पेशली होता है। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस वहाँ पे भी किया था, और इनको जस्ट मैच द फॉलोइंग, अगेन मैच द फॉलोइंग में सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एक को पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशाय का उपद्रव नहीं है। तो अपन ने देखा था ना, प्रतिशाय के बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंतर्गत बाधिर हो सकता है, अग्निमांद्य हो सकता है। अग्निमांद्य प्रतिशाय के पूर्व रूप की अवस्था में भी देखने को मिल जाता है ना, स्वेलिंग रहेगी, तो श्वास उसके अंदर फॉल नहीं करता है। ये भी अगेन उत्तर तंत्र से रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। फिर आते हैं, यह निम्नलिखित में से यह अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञापन का निर्बंध करता है। तो ये आपको नहीं भी पता हो तो इसको देख के भी समझ सकते हो। देखो आपत्तिजनक विज्ञापन क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग पेपर में ऐड दे देते हैं ना, ये तो बिल्कुल जादू की तरह बूटी है ना, तो वो मैजिक रेमेडीज के ऊपर जो एक्ट लगता है वो इसमें देखो किसी पे अंदर भी फॉल नहीं कर रहा है, तो वो डायरेक्टली भी आप इसको समझ के भी आंसर कर सकते थे। ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है 1954। फॉल तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ही करता है, बट इसको स्पेशली मैजिक रेमेडीज के लिए जो लोग ये दावा कर देते हैं कि हम इसको बिल्कुल जड़ से क्योर कर देंगे, डायबिटीज को जड़ से मिटा देंगे, तो उन मैजिक रेमेडीज के ऊपर जो एक्ट लगता है वो ये है। ठीक है, तो आपत्तिजनक विज्ञापन उसके ऊपर लगने वाला रेगुलेशन है ये। इसी के साथ साथ ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति के इलाज के लिए विकसित की जाती है उसको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। जैसे अभी कोविड-19 के अंदर कुछ ड्रग अपन ने ले ली है ना, तो वो दुर्लभ व्याधि के अंतर्गत, कुछ ऐसी व्याधि होती है जैसे थैलेसीमिया माइनर होता है, बहुत कम पॉपुलेशन को होता है, तो स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन की जाती है, तो उसको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। मतलब ऑर्फन किस स्पेशली कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में डिस्कस करी जा रही है, ऑर्फनेट की जा रही है, बहुत वास्ट लेवल पे नहीं बनाई जाती है, तो उनको ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ये एक्चुअली में फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो मॉडर्न में बेसिकली अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर, तो फार्माकोलॉजी से पैथोलॉजी से मोस्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं, और इसमें फार्मेकोलॉजी से भी ज़्यादा वेटेज पैथोलॉजी का होता है। डायग्नोसिस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो पैथोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे साइन आ जाना, डायग्नोसिस पूछ लेना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अगर मॉडर्न में किसी को जाना हो तो वो पैथोलॉजी ज़रूर, आप गाइड से तो एटलीस्ट उसको पैथोलॉजी को पढ़ के ही जाना। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आता है कॉपीराइट ट्रेडमार्क क्या होता है। देखो मैंने आपको रिसर्च और स्टैट रिवाइज कराई है। रिसर्च और स्टैट के अंतर्गत मैंने आपको शुरुआत में ही ये चीज़ बताया था कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी थी अपने इंडिया के अंतर्गत कि अपन रिसर्च और स्टैट आयुर्वेद के अंतर्गत जोड़ा जाए। तो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि हल्दी को पेटेंट करा लिया, इंडिया के बाहर के लोगों ने नीम को पेटेंट करा लिया, तब हम जागे कि ये तो हमारी आयुर्वेद के अंदर ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ है। तो क्या हुआ, उसको TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज और डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत जो मैंने बताया ना कि अपडेट किया हुआ है, ताकि उन सारी चीज़ों को अपन कॉपीराइट से बचा सकें। तो एक्चुअली क्या होता है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क या अपन बोलें कि ना जिस चीज़ पे अपना अधिकार है उसको बचाने का तरीका है ये। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर काम करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो जैसे आप
को इसी रिसर्च के अंतर्गत ये मैंने टॉपिक डिस्कस किया था और वहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया था कि आजकल म्यूज़िक के ऊपर लोगों की लड़ाई होती है ना कि इसने मेरा गाना चुरा लिया, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी बौद्धिक संपत्ति थी कि उसने उस म्यूज़िक के पैटर्न को बनाया। किसी ने चुरा लिया तो वहाँ पे कॉपीराइट लग जाता है, या ट्रेडमार्क किसी ने चुरा लिया, जैसे सपोज टू बी मर्सिडीज है ना, ऑडी है, उसका ट्रेडमार्क किसी ने चुरा लिया तो वो क्या है, कॉपीराइट हो जाता है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट होता है, इसके आईपीआर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उस पर फॉल करती है चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुणों में से चरक द्वारा वर्णित यह गुण शामिल नहीं है। अगेन नहीं, देखो बोल रखा है इन्होंने। तो विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, चरक सूत्र 9 में मैंने आपको बताया था। और ये रिसर्च स्टेट में पूछा जाता है कई बार कि जब जिस व्यक्ति को रिसर्च करनी है, जिस वैद्य को रिसर्च करनी है, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, उसमें अर्थापत्ति नहीं है, ये सारे हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं भी आता तो आपको ये गुण तो 5 याद ही हैं, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ताकि अब ये देखो, इसका एक तरीका और मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे आपने ये नहीं पढ़ी है, रिसर्च में नहीं पढ़ी है, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, शोधकर्ता के 6 सर्वश्रेष्ठ गुण चरक द्वारा वर्णित इन गुणों में शामिल नहीं है। तो चरक तो आपने पढ़ी, ये तो पता ही है। अब ये 3 ऑप्शन देख के क्या लगता है, वितर्क तत्परता क्रिया, ये अपन ने ये सामने आ जानी चाहिए कोटेशन, विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया, ये मैंने आपको याद कराई हुई है ये कोटेशन। तो इससे ही समझ में आ जाएगा कि इस कोटेशन के अंतर्गत अर्थापत्ति फॉल ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन होगा इसका। तो ये रेफरेंस से भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका रिसर्च का रेफरेंस तो नहीं समझ आ रहा, लेकिन चरक तो पूरी पढ़ी है हमने, तो चरक के अंतर्गत कहाँ से क्वेश्चन आया, जब नवा चैप्टर अपन डिस्कस करते हैं वहाँ पे अपन ने ये पूरा कोटेशन पढ़ी है। तो इस तरीके से भी बैकएंड में जाके रेफरेंस खोज के भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले पेपर जब अपन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट स्लॉट में नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में आप इतना दिमाग, इतना सोच नहीं लगा पाएंगे। ये थर्ड स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, IPGTRA सब जानते हैं, जामनगर को दिया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का ड्रीम भी होगा वहाँ से पीजी करना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में चुना गया है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन मेनली वैसे चलती है तो चाइना में, नेपाल में फॉल बहुत ज़्यादा जो करते हैं अपन, और इंडिया में। ठीक है, लेकिन इसका ग्लोबल सेंटर WHO ने इंडिया को बनाया है, तो इंडिया को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं, राष्ट्रीय सोवा रिगपा सेंटर कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा। तो ये नया एक पद्धति अपने आयुष सिस्टम में ऐड हुई है, और इसके जो कंसेप्ट है लगभग अष्टांग हृदय से उठाए हुए कंसेप्ट अपने को दिखाई देते हैं। पहले नेपाल में बहुत ज़्यादा कल्चर में थी, अब आयुष मिनिस्ट्री जब डेवलप हुई है तो अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसको आयुष के अंतर्गत ही एड ऑन कर दिया है। और इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है सोवा रिगपा का, वो है लेह के अंतर्गत। ठीक है, और साइमल्टेनियसली मैंने आपको आयुष जीके के अंतर्गत काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अभी वापस से रिवाइज भी कराएं, तो आप एक बार वो आयुष जीके वाला जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट है वो एक और रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपन एटलीस्ट रिवाइज कर लें वहाँ उसको। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन पूछा गया है, ये पासी घाट के अंतर्गत है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर 15 मई 2020 को औषधीय पौधों की खेती और कटाई के साथ प्रबंधन के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम, ये प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना है। उसमें आयुष के जो प्लांट होते हैं, सपोज टू बी अश्वगंधा है, चिरायता है, एक्सेट्रा, जो प्लांट होते हैं, इनकी खेती को बढ़ावा मिल सके और इनका इंटरनेशनली ट्रेड जो है वो प्रारंभ हो सके, ये प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना के अंतर्गत आता है। तो ये आयुष जीके से रिलेट किया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो 114 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये संस्कृत से आया हुआ क्वेश्चन है। संस्कृत का जो वेटेज है, लगभग अपन पुराने प्रीवियसली डिस्कस करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो संस्कृत से अराइज होते हैं। इस पेपर में केवल एक क्वेश्चन आया है, और संस्कृत में भी मैं आपको हाई पीक लेवल का टॉपिक बता दूं तो लगभग संधि से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखो यहाँ पे भी संधि से क्वेश्चन आया है, पुनरामते में कौन सी संधि है, यहाँ पे विसर्ग संधि का यूज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए।
इसके बाद आते हैं चरक के मतानुसार मंद विभ्रंश मात्रा जो होती है, तो अपन शोधन के लिए जो मात्रा अपन पढ़ते हैं वो कौन सी मात्रा है? स्नेहपान की, वो मंद विभ्रंश मात्रा होती है। चरक सूत्र 13 में दिया हुआ है, तो स्नेह की मध्यम मात्रा होती है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, अगेन बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद चरक के मतानुसार अन्य आवृत्त जन्य अनुवासन वस्तु की चिकित्सा क्या है? तो एक्चुअली में क्या है, जब अपन ये क्या है, ये सिद्धि स्थान से क्वेश्चन आया हुआ है कि अपन जब पेशेंट को वस्ती देते हैं, अगर वो वस्ती अन्न से आवृत हो जाती है तो उस वस्ती को बॉडी में रखने का कोई यूज नहीं, उसको निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था, मृदु विरेचन देके आप उसको आउट कर सकते हो, क्योंकि वो अन्न से आवृत हो चुकी है, उसका मोशन होएगा ही नहीं, न ऊपर न नीचे की तरफ, तो अपन उसको मृदु विरेचन देते हैं। तो सिद्धि स्थान से आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद सदातुर के लिए उपयोगी वस्ती, अगेन सिद्धि स्थान का क्वेश्चन है। जो सदातुर होते हैं उनके लिए निकुंभ तेल की अनुवासन वस्ती इंडिकेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी के साथ साथ चरक के अनुसार प्रधमन नस्य की नलिका की लंबाई। वैसे चरक जो है वो जब प्रधमन नस्य बता रहे हैं सूत्र स्थान के अंतर्गत, वहां पे इसकी लंबाई नहीं बताते। सिद्धि स्थान में उन्होंने प्रधमन नस्य की लंबाई बताई है नलिका की, वो होती है 6 अंगुल लंबी। ठीक है, तो ये भी सिद्धि स्थान का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, सर्व शरीर व्यापक रक्तज व्याधि बागभट्ट के अनुसार इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रक्त मोक्षण उपयोगी है? तो अगर बागभट्ट ना भी पढ़ी हो तो आप सुश्रुत से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपन जानते हैं लाबू किस में लगाते हैं? कफज व्याधियों में। जलोका पानी में रहती है, तो पानी से पित्त का प्रसादन होता है, जलोका हमेशा पित्तज में लगाते हैं। प्रच्छान जहाँ पे भी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, पिंडित हो जाता है, वहाँ पे लगाया जाता है। शिरावेदन पूरी बॉडी के अंतर्गत शिरा का गमन होता है, पूरी बॉडी में जब दोष होते हैं तो शिरावेदन किया जाता है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो सर्व शरीर में व्यापिका है, मतलब पूरी बॉडी के अंतर्गत दोष है, तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पे शिरावेदन करेंगे। तो अगर बागभट्ट नहीं भी पढ़ी हो, चरक सुश्रुत से भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चरक के मतानुसार निम्न में से कौन सा द्रव्य वमनोपग महाकषाय में सम्मिलित नहीं है? नहीं, तो मधु, मधु, कोविदार, करबुदार, नीप, विदुल, षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पा, ये जो महाकषाय है ये मैंने आपको एज इट इज याद करा। एज इट इज याद कराने के पीछे यही रीजन था, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है, षणपुष्पी, सदापुष्पी, प्रत्यक पुष्पा। तो देखो ये तीनों है, द्रोण पुष्पी इसके अंतर्गत नहीं है। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसने ट्रिक से ये महाकषाय याद किया होगा उसका क्वेश्चन लगभग कम चांसेस है सॉल्व होने के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ सिमिलर मिलती भी चीज़ें, तो वहाँ पे ट्रिक लगाने वाला फेल हो जाता है। तो ट्रिक भी सोच समझ के लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये 2021 का जो पेपर है 120 क्वेश्चन का, यहाँ पे फिनिश होता है। अगेन बता देती हूँ, क्वेश्चन को आगे पीछे से पढ़ना है, जिनकी स्पेशली बात डोमिनेंट है, पेपर को 3 स्लॉट में सॉल्व करने का प्रयास करें, स्ट्रेटजी अपनाएं। फर्स्ट थिंग, पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन ढूंढें जिनसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। चौथी चीज़, क्वेश्चन को देख के ये मत सोचिए कि ये मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, डिप्रेस नहीं, क्वेश्चन को आगे एंड तक पढ़ना है। ठीक है, सपोज टू भी चरक नहीं पढ़ा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इसी पेपर में आपको बता दिए कि अगर आपने चरक नहीं भी पढ़ी हो और क्वेश्चन चरक का आ गया है या क्वेश्चन काश्यप का आ गया है, चरक पढ़ रखी है, तो भी आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है बहुत सोच समझ के आंसर करना है, जहाँ पे भी क्रमशः लिखा हुआ है सोच समझ के आंसर करना है, जहाँ पे भी गुगली तरीके के क्वेश्चन आते हैं, घुमा दिया जाता है, सीधा सादा क्वेश्चन नहीं होता है, उस गुगली में फॉल नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, गधे की तरह पढ़ाई नहीं करनी है। हार्ड वर्क ठीक है, चीज़ों को रिवाइज करना ज़रूरी है, चीज़ों को मेमोराइज करना ज़रूरी है, वो हार्ड वर्क भी नेसेसरी है, लेकिन समय के साथ अपडेट होना भी ज़रूरी है। आयुष जी के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आयुष जी के ही पढ़ने बैठ जाएं, आप अपनी संहिताओं को छोड़ दें, बेस भी रखना है आपको साथ ही साथ में समसामयिक भी बनना है, आज के अपडेटेड वर्जन में भी आना है आपको। तो वो आगे आयुष चिकित्सक ऐसे चाहते हैं कि वो मॉडर्न के साथ में खड़े हो सकें, तो आप खड़े तभी होंगे जब आपको मतलब आपका करंट जो चीज़ें चल रही है उनके बारे में पता हो। तो हैबिट भी डेवलप करनी है। ठीक है, अभी तो सर पे पेपर है 10 डेज के अंतर्गत, लेकिन ऐसे ऐप में कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करिए, कुछ ऐसे न्यूज़ मीडिया में जहाँ पे आयुष से रिलेटेड है उसके नोट्स अलग से बना के रखिए। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं ये 2021 का जो पेपर है ये यहाँ पे फिनिश करती हूँ। थैंक यू।